निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ ही साथ आप खुद अपने स्तर पर डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब भी एक्टिव म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। हम केवल 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न देख लेते हैं और उसके बेस पर कौन हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट में बुरा वक्त चल रहा होता है, जब करेक्शन फेज चल रहा होता है, तो हमारा फंड बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और इसकी वजह से हम पैनिक सेलिंग करके वहाँ से निकल जाते हैं लॉस में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमने उस फंड के बारे में पूरा स्ट्रैटेजी नहीं समझा और क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टमेंट करने का गोल है, जो इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है, क्या वो उससे अलाइन हो रहा है। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो नो डाउट आप 1 साल 2 साल 3 साल में इस फंड से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैनिक सिचुएशन जब क्रिएट होगा, जब मार्केट में करेक्शन आएगी, तो उस समय शायद आप इस वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाएंगे और इसकी वजह से लॉस में आप निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए कि आपको कितने वर्षों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद से आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही किसी इंडेक्स फंड या फिर किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड को आपको पिक करना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों इंडेक्स के बारे में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझेंगे कि किस स्ट्रेटजी के तहत ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही इसका यूनिवर्स जो है वो डिफाइन हो रहा है। अब ये यूनिवर्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 5000 6000 कंपनियां लिस्टेड है। तो किन कंपनियों को टारगेट किया जाएगा आपके पैसे को निवेश करने के लिए, उसे बोलते हैं यूनिवर्स। तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, निफ्टी 500 यानी कि इनका यूनिवर्स क्या हो गया? इनका यूनिवर्स हो गया देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी। अब जब देश की सबसे बड़ी 500 कंपनी की बात आती है तो 100 जो सबसे बड़ी है वो लार्ज कैप बोली जाती है। उसके बाद से 150 जो कंपनियां हैं वो मिड कैप की कंपनी बोली जाती है और उसके नीचे 250 जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप की कंपनी बोली जाती है। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल जो वैल्यू आएगा वो 500 कंपनी आ जाएगा। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। लेकिन ये तो इसका यूनिवर्स हो गया। अब इस यूनिवर्स में से कितने स्टॉक में पैसे निवेश किए जाएंगे वो वैल्यू डिफाइन करता है ये जो 50 लिखा हुआ है। यानी कि 500 के 500 कंपनी में पैसा निवेश नहीं किया जाएगा, इसमें से केवल 50 कंपनी में पैसा निवेश किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 500 कंपनी में से 50 कंपनी हम किस बेसिस पर चेक करेंगे? तो इसके लिए यहां पर डिफाइन किया गया वैल्यू के आधार पर। अब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग ये कहता है कि हम अंडर परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को पिक करेंगे जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एबीसी कंपनी है और कोई पीक्यूआर कंपनी है। एबीसी कंपनी इस समय अंडर परफॉर्म कर रही है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, मतलब कि इनका स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुका है और पीक्यूआर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन पीक्यूआर का जो फंडामेंटल है, यानी पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस है और अलग अलग पैरामीटर्स पर जो इनका परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये परफॉर्म कर रही है। लेकिन एबीसी कंपनी अभी प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं कर पा रही है और ये प्रेजेंट पे परफॉर्म कर रही है पीक्यूआर, और एबीसी परफॉर्म नहीं कर पा रही है प्रेजेंट में, लेकिन इनका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन पीक्यूआर का फंडामेंटल है वो स्ट्रांग नहीं है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ये कहती है कि एबीसी और पीक्यूआर कंपनी में से मैं एबीसी कंपनी को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे ये सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर वैल्यूड है, मतलब कि मुझे सस्ते रेट पर मिल रहा है और इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, यानी नियर फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर पीक्यूआर कंपनी और एबीसी कंपनी में से वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो एबीसी कंपनी को चुनेगा, क्योंकि एक तो सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, दूसरा इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो इसे ही बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब यहां से आपको यह समझना है कि ये इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है वो किसको टारगेट करता है, मतलब कि किस तरीके से ये निवेश करते हैं। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके अलावा फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किस कैटेगरी में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को टारगेट कर सकता है। अब यहाँ पर टारगेट करने का मतलब कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंतर्गत जो भी स्टॉक फिट होंगे, 50 कंपनियां जो फिट होंगी इन 500 कंपनियों में से, उनमें आपका पैसा जा सकता है। मतलब कि लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में तीनों में पैसा जा सकता है जो
एक तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे और जो इस समय अंडर वैल्यूड होंगे। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। यानी ये किस तरीके से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा फ्लैक्सी कैप की तरह। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि इनका नाम ही इनके यूनिवर्स को डिफाइन कर रहा है, इनका जो यूनिवर्स होगा वो निफ्टी 200 होगा, निफ्टी 200। अब जब मैं निफ्टी 200 की बात कर रहा हूं तो देश की सबसे बड़ी 200 कंपनियों को यहां पर टारगेट किया जाएगा आपके पैसे को निवेश करने के लिए। देश की सबसे बड़ी 100 जो कंपनी है वो लार्ज कैप की कंपनी होती है। उसके बाद जो 100 कंपनी बची, क्योंकि हमें 200 को ही टारगेट करना है, तो 100 सबसे बड़ी लार्ज कैप की, उसके बाद जो 100 कंपनी बची वो मिड कैप की। यानी कि इन 200 कंपनियों में से केवल लार्ज और मिड कैप में ही आपका पैसा जा पाएगा। और टोटल 200 कंपनियों में नहीं, बल्कि 200 में से 30 कंपनियों को चुन करके उसमें पैसे को निवेश किया जाएगा। अब ये 30 कंपनियां किस बेस पर चुनी जाएंगी, ये क्वालिटी के बेस पर चुनी जाएंगी। अब ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो कंपनी के पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर जांचा जाता है। अभी हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। विभिन्न पैरामीटर्स पर जांचा जाता है और जिन स्टॉक्स में क्वालिटी होती है उनको यहाँ पर निवेश करने के लिए चुना जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि ये बात तो इसमें भी हो रही थी, वैल्यू में भी, और ये बात क्वालिटी में भी हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उनके फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। तो जब फंडामेंटल की बात यहाँ भी है, फंडामेंटल की बात यहाँ भी है, तो दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है उसको समझिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम उन कंपनियों को टारगेट करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड है, यानी आज परफॉर्म नहीं कर रही हैं लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन क्वालिटी इन्वेस्टिंग में हम लोग अंडर वैल्यूड कंपनियों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके फंडामेंटल की बात करते हैं। अगर वो अभी प्रेजेंट में ओवर वैल्यूड भी है तो भी हम क्वालिटी इंडेक्स में उसको टारगेट करेंगे। लेकिन अगर वो ओवर वैल्यूड है तो हम उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग में टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग तभी मानी जाती है जब वो स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, यानी कि वो एक तरीके से अंडर वैल्यूड हो, हमें सस्ते पर मिल रहा हो। उम्मीद करता हूं अब दोनों के बीच डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। अब अगर हम लोग निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स की बात करें तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये लार्ज एंड मिड कैप की तरह बिहेव करेगा, लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। क्यों, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप में ही इसमें पैसा जा सकता है। जबकि ये वाला जो था निफ्टी 500 वैल्यू 50, वो कैसे बिहेव कर रहा था, वो फ्लैक्सी कैप की तरह बिहेव कर रहा था। क्यों, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपका पैसा जा रहा है, जबकि यहां पर केवल लार्ज कैप और मिड कैप में ही पैसा जा रहा है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप चीजें समझ चुके होंगे। अब चूंकि ये दोनों एक इंडेक्स फंड है तो किसी भी एएमसी का आप क्यों ना ले लें प्रोडक्ट, आपको सेम ही रिटर्न देखने को मिलेगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो जो भी फंड आपके स्क्रीन पर दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। अगर मैं आपको एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड का फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा। तीनों का एक्सपोजर आप देख पा रहे होंगे, तीनों का एक्सपोजर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्मॉल कैप का टोटल जितना आप निवेश करेंगे उसका 10% स्मॉल कैप में जा रहा है। और ये चीज़ें फिक्स नहीं है, ये चीज़ें वेरी करती रहेंगी। किस हिसाब से, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। मतलब कि आज लार्ज कैप जो है वो ज़्यादा अंडर वैल्यूड है इस वजह से, क्योंकि इनका पीई रेशियो जो होता है, जो पीई रेशियो होता है इनका अच्छे वैल्यूएशन पर आ चुका है, ठीक है। वहीं पर मिड कैप का पीई रेशियो या फिर स्मॉल कैप का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इस लार्ज कैप का पीई रेशियो एक तरीके से अंडर वैल्यूड है, मतलब कि अच्छे वैल्यूएशन पर आ चुका है। इसी वजह से लार्ज कैप का एक्सपोजर इसमें ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स की, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं, देखिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर स्मॉल कैप है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इनका यूनिवर्स ही 200 कंपनीज का है, यानी लार्ज कैप के 100 कंपनी और मिड कैप के 100 कंपनी को टारगेट किया जाएगा और इन 200 में से 30 कंपनी में ही आपका पैसा निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लार्ज कैप का एक्सपोजर 75% और मिड कैप का एक्सपोजर 25%। अब लार्ज कैप में पैसा क्यों ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये क्वालिटी इंडेक्स है, क्वालिटी पर फोकस करेगा। और क्वालिटी किस में है, जो अंडर वैल्यूड होगा। अंडर क्वालिटी कहने का मतलब कि जो पिछले 5 साल में विभिन्न पैरामीटर्स पर ज़्यादा खड़े उतरे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिड कैप की जब बात करेंगे तो जब पिछले 5 साल में इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो इनका पीई रेशियो भी हाई होगा
और क्वालिटी जब चेक की जाती है, जब फंडामेंटली स्ट्रांग चेक किया जाता है, तो उसमें वैल्यूएशन भी देखा जाता है। तो यहाँ पर पीई रेशियो चूंकि लार्ज कैप का ज़्यादा होगा, इस वजह से लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि हमने ये तो तय कर लिया कि हमें 30 कंपनी में पैसा डालना है, लेकिन किन कंपनी में किस प्रपोर्शन के हिसाब से डाला जाएगा, तो वो डिफाइन करता है उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनका एक्सपोजर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए हम लोग NSE के द्वारा जो फैक्टशीट जारी किया जाता है हर एक मंथ के एंड में, वो हम लोग देखते हैं। निफ्टी 500 वैल्यू 50 की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करेगा। और किन किन पैरामीटर्स पर, यानी फंडामेंटल किस बेस पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका जो फंडामेंटल है वो चेक किया जाता है अर्निंग टू प्राइस रेशियो पर, इसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो पर, इसके अलावा सेल टू प्राइस रेशियो पर, और डिविडेंड यील्ड जो होगा उसके बेस पर इनका फंडामेंटल चेक किया जाएगा। ठीक है, कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जो अंडर वैल्यूड होंगी, यानी जिनका इस समय परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, उसे यहाँ पर पिक किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग NSE के द्वारा जो फैक्टशीट मार्च एंड में जारी किया गया निफ्टी 200 क्वालिटी 30 के बारे में, उसके बारे में अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं, डेटा आपके स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर जो क्वालिटी हम लोग चेक करेंगे कि वो फंडामेंटली कैसा है, वो किस बेस पर चेक किया जाएगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। ठीक है, निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बेस डेट है वो 2005 का है, मतलब कि जो इनका बैक टेस्ट डेटा होता है NSE एक्सचेंज का, उसके आधार पर इन्होंने 2005 से इनके परफॉर्मेंस को चेक किया है कि अगर 2005 से ये फंड होता तो किस तरीके से रिटर्न आपको बना करके देता। इसके साथ ही साथ सेमी एनुअली इसको रीबैलेंस किया जाता है। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आज मान लीजिए कोई एक स्टॉक जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि वो लाइफ टाइम फंडामेंटल उसका स्ट्रांग हो। तो आज अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब अंडर वैल्यूड है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कल को जाकर के उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे इस पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत इन स्टॉक्स को पिक किया था वो अब उस स्ट्रेटजी में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो इस वजह से हर 6 महीने में, साल में 2 बार, यानी सेमी एनुअली इसको रीबैलेंस किया जाएगा। यानी फिर से 500 कंपनियां जो होंगी, जो निफ्टी 500 में 500 कंपनियां होंगी, उनमें से अंडर वैल्यूड और साथ ही साथ जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा उसको हम लोग फिर से चेक करेंगे और फिर से एक पोर्टफोलियो बनाएंगे 50 कंपनीज का। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इनके रिटर्न की बात करूं तो इनका सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 16.76% का है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 16.76% का। वहीं पर अगर पिछले 5 साल का रिटर्न मैं दिखाऊं तो 45% का, 1 साल का रिटर्न दिखाऊं तो लगभग 6.26% का। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए ये निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स है, जिसमें लार्ज कैप भी शामिल है, मिड कैप भी शामिल है और स्मॉल कैप भी शामिल है। चूंकि जो स्मॉल कैप होता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है लार्ज कैप की तुलना में और मिड कैप की तुलना में, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है रिटर्न बनाने की। लेकिन पिछले सितंबर 2024 से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है और स्मॉल कैप जो थे वो लगभग 25% के आसपास टूट चुके थे। वहीं पर मिड कैप की बात करें तो लगभग 20 से 22% के आसपास टूट चुके थे और लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप जो है वो लगभग 15% के आसपास टूट चुका था। अब आपको समझना ये है कि जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, इसमें चूंकि स्मॉल कैप भी है और स्मॉल कैप चूंकि सबसे ज़्यादा गिरे हैं, इस वजह से सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है इनका लगभग 17% के 17.5% के आसपास दिख रहा है। लेकिन जब 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो वो 45% का दिख रहा है। मतलब पिछले 5 साल में इनका जो परफॉर्मेंस है वो 45% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न बना करके दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि अगर आप 6 महीने 7 महीने का ये जो डेटा है जब से मार्केट में गिरावट हो रही है, अगर उसको इग्नोर कर दें तो पिछले कोविड के बाद से लगातार मार्केट एक तरफा रैली की थी, चाहे आप मिड कैप की बात कर लीजिए या फिर स्मॉल कैप की बात कर लीजिए। इसी वजह से पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स के बारे में।
डेटा आपके स्क्रीन पर है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स, और इनका जो बेस डेट है वो भी 2005 का है, ठीक है। और ये भी सेमी एनुअली ही इसको रीबैलेंस किया जाता है। अगर मैं इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिखाऊं, आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, लगभग 18% के आसपास। वहीं पर पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस दिखाऊं तो लगभग 21% के आसपास, और 1 साल का भी परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ समझना है, यहाँ पर सिंस इंसेप्शन की बात हो रही है, मतलब कि 2005 से अगर दोनों फंड को देखें तो वो लगभग 17.5% का रिटर्न दे रहा था और ये लगभग 18% का रिटर्न दे रहा है। तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न में जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है, जो कि लार्ज एंड मिड कैप की तरह बिहेव कर रहा है, उनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न ज़्यादा है। क्यों ऐसा हुआ? इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि पिछले 6 महीने में 7 महीने में लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप तेजी से गिरे हैं, और चूंकि यहाँ पर स्मॉल कैप है ही नहीं, स्मॉल कैप है नहीं, बल्कि लार्ज कैप और मिड कैप ही केवल है। इस वजह से चूंकि स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे, इस वजह से उनका रिटर्न आपको कम दिख रहा है, जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्मॉल कैप भी शामिल था, लेकिन यहां पर स्मॉल कैप शामिल नहीं है, इस वजह से इतना ज़्यादा ये गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, और इसी वजह से इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो लगभग 18% के आसपास दिख रहा है। लेकिन अगर इसको आप पिछले 5 साल के रिटर्न में देखेंगे तो इनका रिटर्न उसकी तुलना में कहीं ठहरता ही नहीं है। उसका 45% था और इसका लगभग 21% है। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे, कोविड के बाद से मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तरफा रैली थी, अच्छा खासा रिटर्न बना करके मिला हुआ था, और चूंकि यहां पर स्मॉल कैप शामिल ही नहीं है, इस वजह से इनका रिटर्न जो है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स से कम है। सिंस 5 ईयर की बात करेंगे, पिछले 5 सालों की बात करेंगे, लेकिन जब सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो वहां पर रिटर्न जो है वो इनका ज्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ और पैरामीटर की बात करें तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स में अगर इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि कोई भी फंड जो है वो अपने एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। मतलब कि ये मान लीजिए एवरेज रिटर्न इसका है, तो इसके ऊपर इतना ये चला गया और इसके नीचे इतना ये चला गया, मतलब कि इतने रेंज में ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वेरी करेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही फंड जो होता है वो वोलेटाइल होता है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 26 का है। वहीं पर अगर मैं क्वालिटी इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाऊं, आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18 का है। अब यहाँ पर देखिए ये 18 और वो 26, यानी कि ये अपने एवरेज रिटर्न से ऊपर नीचे उससे कम वेरी करेगा, मतलब कि कम वॉलेटाइल होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 में चूंकि स्मॉल कैप है ही नहीं, और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन होता है? स्मॉल कैप ही होता है। इस वजह से इनकी वॉलेटिलिटी जो है वो रिस्पेक्टिवली कम है जो निफ्टी 500 वैल्यू 50 है उससे। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको बीटा को भी समझना होगा। अब इनका बीटा किससे कंपेयर किया गया? निफ्टी 50 से, यानी देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी से अगर इनके वॉलेटिलिटी को चेक किया जाए, निफ्टी जो बीटा होता है वो हमें ये बताता है कि ये जो बेंचमार्क है उसकी तुलना में ये जो इंडेक्स है वो कितना वॉलेटाइल होगा। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर निफ्टी 50 हमें 10% का रिटर्न दे रहा है तो ये बीटा हमें कितना देगा, मतलब कि उससे ज़्यादा देगा या फिर उससे कम देगा, या फिर इससे ऊपर उठने पर, मतलब जब मार्केट ऊपर उठा तो ये बहुत तेजी से ऊपर उठा, और जब मार्केट नीचे गिरा तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरा। मतलब कि इसकी तुलना में ये जो निफ्टी 50 है उसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो हमें बीटा बताता है। तो इनका बीटा जो है, जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है, उनका बीटा 0.78 का है सिंस इंसेप्शन। यानी कि बीटा अगर 1 से कम होता है या फिर 1 के बराबर होता है तो ये जो इंडेक्स है ये इसके बराबर या फिर इससे कम वोलेटाइल माना जाएगा, ठीक है, निफ्टी 50 से। तो इनका बीटा देख लीजिए 0.78 का है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स का। वहीं पर अगर बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 के बीटा की, तो इनका जो बीटा का वैल्यू है वो है 0.98 का, 1 से कम है। मतलब कि ये इससे ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा सिंस इंसेप्शन। लेकिन जब शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो उससे ज़्यादा वोलेटाइल होगा, लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो जितना वोलेटाइल निफ्टी 50 है उतना ही वोलेटाइल ये भी इंडेक्स होगा। लेकिन जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 है उससे कहीं ज़्यादा ये वोलेटाइल होगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें स्मॉल कैप भी शामिल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचे कि कौन सा फंड किसके लिए बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझना होगा कि क्या आप रिस्क ले सकते हैं, क्या आप वोलेटाइल फंड के साथ कंफर्टेबल हैं। क्योंकि मार्केट जब ऊपर उठा तो बहुत तेजी से आपका रिटर्न बढ़ा, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरा तो बहुत तेजी से आपका रिटर्न डाउन भी हुआ। तो क्या इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं? अगर हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप स्टेबल फंड चाहते हैं तो आप निफ्टी
200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए जो ज़्यादा रिस्क लेता है उनके लिए वोलेटाइल फंड ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है इसको समझते हैं। स्मॉल कैप आप देखेंगे तो इनका जो रिटर्न है वो लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल फंड होते हैं। मतलब कि जब मार्केट ऊपर उठा तो बहुत तेज़ी से ऊपर उठते हैं और जब मार्केट नीचे गिरा तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि मान लीजिए आप एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जब मार्केट ऊपर है तब भी आपका पैसा जा रहा है और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब भी आपका पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर एवरेजिंग काफ़ी अच्छे से होती है और इस वजह से लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पर जब आप लार्ज कैप की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और बहुत तेज़ी से नीचे भी नहीं गिरेगा। तो एक एवरेजिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से हमारा रिटर्न जो है यहाँ पर लार्ज कैप में कम देखने को मिलता है। यानी कि आप इससे समझ पा रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा फंड वोलेटाइल होगा उतना रिटर्न बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी वजह से निफ्टी 500 वैल्यू 50 का जो पिछले 5 साल में रिटर्न देखेंगे 45%, वो इसी वजह से आया क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल फंड है और पिछले 5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने ज़्यादा रिटर्न बना करके दिए हुए थे। और चूंकि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड में स्मॉल कैप है ही नहीं, इसलिए वो कम वोलेटाइल भी है और रिटर्न भी आपको कम दे रहा है। लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो सिंस इंसेप्शन में चूंकि मार्केट में पिछले 6 महीने 7 महीने से लगातार गिरावट चल रही है और मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरे हुए हैं, इस वजह से सिंस इंसेप्शन रिटर्न जो है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 का कम दिख रहा है और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स का ज़्यादा दिख रहा है। अगर यहीं आप मार्केट ऑल टाइम हाई पर चेक करते तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। तो कुल मिलाकर के सारी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल फंड चाहते हैं तो आपके लिए निफ्टी 500 वैल्यू 50, और अगर आप स्टेबल फंड चाहते हैं और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड नहीं चाहते हैं तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।